નમસ્કાર, બુલેટિન ઇન્ડિયાના ખાસ કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે મિત્તલ। આપણે આ કાર્યક્રમમાં દરરોજ અલગ અલગ વિષયો પર ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ અને આપના અથવા આપને લગતા પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે નિષ્ણાતો સાથે વાતો કરતા હોઈએ છીએ। ત્યારે ઘણા એવા વિષયો હોય જેના પર ચર્ચા કરવી અને જાગૃતતા ફેલાવવી ખૂબ જ જરૂરી બની જતી હોય છે। તો આજે 7મી જૂન એટલે કે વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસને લઈ અને ચર્ચા કરીશું। સ્વસ્થ શરીર માટે સલામત પૌષ્ટિક આહાર ખૂબ જ જરૂરી હોય છે અને આજના ભેળસેળયુક્ત યુગમાં દૂષિત ખોરાક અને પાણીની આરોગ્ય પર થતી અસરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે આજના આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। તો ત્યારે હાલ જ્યારે લોકોના સ્વાસ્થ્યનું અને ખાસ કરીને ખોરાકમાં ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ મુશ્કેલ થઈ ગયું હોય, બજારમાં વેચાતી કોઈ પણ ખાદ્ય વસ્તુ પર વિશ્વાસ મૂકવો પણ મુશ્કેલ હોય, ત્યારે આજના ખાદ્ય સુરક્ષાના દિવસે આ મુદ્દા ઉપર ચર્ચા કરીશું અને આપણી સાથે આ ચર્ચા કરવા માટે જોડાઈ ચૂક્યા છે સુચિત્રા પાલ કે જેઓ ગ્રાહક સુરક્ષા સત્યાગ્રહના પ્રમુખ છે। જી સુચિત્રાજી, આપનું સ્વાગત છે બુલેટિન ઇન્ડિયામાં। તો સુચિત્રાજી, આજે જ્યારે વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ હોય તો આપ જણાવજો कि આજનું મહત્વ શું છે। आज की महत्व हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। जैसे मदर्स डे है, फादर्स डे है, उसी तरह हमारे लिए फूड सेफ्टी दिवस आज के दिन को माना गया है। फूड सेफ्टी दिवस काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। एक्चुअली भारत सरकार द्वारा 10 सितंबर 2013 को संसद में ये कानून लाया गया है और पूरे दुनिया ने, पूरे विश्व में इसको 7 जून 2019 को इस दिन को पालन करने के लिए निर्धारित किया गया है। आज का जो दिन है वो हर एक व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस दिन को इसीलिए चुना गया कि हर एक व्यक्ति को शुद्ध खाना मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खुराक मिले। विश्व संस्था संगठन संयुक्त राष्ट्रों के द्वारा और किसी संगठन के सहयोग से आज 7 जून को चुना गया है और इस दिन को एक फूड सेफ्टी दिवस के हिसाब से पालन किया जा रहा है। જી સુચિત્રાજી, આજનો આ દિવસ જે છે વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ, તો આજનો ઉદ્દેશ્ય શું હોય છે આ દિવસને લઈને? उद्देश्य एक ही होता है कि हर एक मानस इंसान को शुद्ध खाना मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध खुराक मिले, कुपोषणता से जो भूख रहा है कुपोषणता दूर रहे, कुपोषणता का शिकार इंसान ना बने, कोई शिशु, कोई बच्चा इसका शिकार ना बने, सभी इंसान तक शुद्ध खाना पहुंचे, शुद्ध पानी पहुंचे। यही एक उद्देश्य, जो एक पवित्र उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को मानते हुए आज का दिन को निर्धारित किया गया और आज का दिन को पालन किया जाता है। જી સાચી વાત છે કે સ્વચ્છતાના અભાવે અથવા તો કોઈ પણ જે કુપોષણ છે તેને લઈને જે પ્રોત્સાહન આપવા માટે આજનો જે ઉદ્દેશ્ય હોય છે, ત્યારે હાલ બજારમાં જે સ્વચ્છતાનો અભાવ પણ જોવા મળતો હોય છે, જે લારીઓ હોય છે, જે લોકલ જે દુકાનો હોય છે જ્યાં ફૂડ વેચાણ થતું હોય છે અને આ સ્વચ્છતાના અભાવે ફૂડ પોઈઝનિંગનું પણ જોખમ રહેતું હોય છે, તો આ કેવું જોખમ, કેટલા પ્રકારનું આ જોખમ હોય છે અને કેટલું જોખમ રહેલું છે જો स्वच्छता न હોય ખોરાકમાં? તો आज के दिन को क्यों आज के दिन का जो पालन होता है वो होता है शुद्धता को मानते हुए, शुद्ध खाना, शुद्ध पानी। लेकिन आज की जो समय है, आज के समय पे ऐसा पूछना है जरूरी हो गया है कि शुद्ध खाना कहाँ है, शुद्ध पानी कहाँ है। जहां पे देखो आपको अशुद्धि मिलेगा, जहां पे देखो आपको कहीं पे शुद्ध खाना मिलेगा ही नहीं आज के समय पे। जी, इसका जो रिकॉर्ड है वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास बहुत अच्छे से होता है कि कितने खाना सब स्टैंडर्ड में जाता है और कितना खाना मिस ब्रांडेड में जाता है। आज के लोग सब पैकिंग खाने पे ज्यादा उत्साहित है कि पैकिंग खाना अच्छा होता है,
पैकिंग जो पैकेजिंग खाना होता है वो बहुत सेफ्टी होता है, अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे खाना भी सबस्टैंडर्ड आ रहा है, ऐसा खाना भी मिसब्रांडेड आ रहा है। तो जो भी खाना है उसको बहुत ध्यान से देखना, परखना बहुत जरूरी है कि कौन सा खाना हमारे सेहत के लिए अच्छा है और कौन सा खाना हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। ये चकासनी करके ही लेना बहुत जरूरी हो गया है। आज के समय पे आप देखो, शुद्ध पानी भी मिलना बहुत मुश्किल है। जी पानी का भी जो है वो मिसब्रांडेड आ रहा है। पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, काफी लोगों को ऐसा लगता है कि पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो पैकिंग होता है और वो मिनरल वाटर होता है ना, तो उससे शुद्ध पानी कुछ होता ही नहीं। एक्चुअली ऐसा, ये सब गलत फहमी है, गलत धारणा है। जी ये पानी भी मिस ब्रांडेड होता है, ये पानी भी सबस्टैंडर्ड होता है। और आज के समय पे आप देखना, ज्यादातर सब घर में 90% 95% घर में जो प्लांट वाला पानी होता है, 20 लीटर का पानी का जो कैरवा का पानी होता है, वो ही पानी सब घर में पहुंचता है। लेकिन वो पानी कितना शुद्ध है, पानी का शुद्धता का जो गारंटी है, ग्रेड मार्क है, कुछ नहीं दिखाया जाता है। लेकिन एक मानसिकता ऐसा हो गया है कि 20 लीटर के पानी आया, 20 लीटर के कैरवा में पानी आया मतलब वो शुद्ध है। तो इस जी तरह का मानसिकता आज हमारे सभी के जीवन में चल रहा है। सभी लोग इसी मानसिकता से चल रहा है। इस मानसिकता को सुधार करने की बहुत जरूरत है। जो जी शुद्ध खाना तभी, जो शुद्ध खाना, शुद्ध पानी तभी मिलेगा जब खुद हर एक व्यक्ति जागरूक होगा, हर एक व्यक्ति भेड़सेर के सामने आवाज उठाएगा, हर एक व्यक्ति भेड़सेर करने वाला व्यापारियों को दंड दिलाने के लिए आगे आएगा। जी तो ऐसे में ही આપ ભેળસેળની વાત જે કરી રહ્યા છો, આપણે એ વિષય પર થોડાક સમય પછી આવીએ, પરંતુ હાલ જે તમે જે વાત કરી કે પેકેજિંગમાં જે ખોરાક રાખવામાં આવે છે, જે પાણી રાખવામાં આવે છે, જેમાં પ્લાસ્ટિકમાં પાણી રાખવામાં આવે છે, જેને લઈને પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. પછી પેકેજિંગમાં જે વસ્તુ રાખવામાં આવે છે, જેને લાંબો સમય સુધી સાચવવા માટે જે પદાર્થો તેમાં ઉમેરવામાં આવે છે, તેને લઈને પણ સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થાય છે. તો આ સ્વાસ્થ્યને કયા પ્રકારનું નુકસાન થાય છે આ પેકેજિંગને લઈને? प्लास्टिक सबसे खतरनाक है, जिसमें कैंसर होने का पूरा पूरा चांसेस होता है, जो कैंसर डिपार्टमेंट ने भी इसको स्वीकार किया है। तो कहीं पे भी प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक का बोतल, ये यूजेबल सही नहीं है। लेकिन फिर भी सब कंपनी इसको यूज कर रहा है। बटल, प्लास्टिक के बटल में पानी बेच रहा है, प्लास्टिक के पैकेट में पैकेजिंग खाना बेच रहा है। तो इसके ऊपर सरकार को कड़क होना चाहिए। इसके ऊपर अधिकारियों को जो दंड, उनके ऊपर जो कार्रवाई करने का जो रूल्स रेगुलेशन, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो वो नहीं होता है, इसीलिए व्यापारियां जो ये सब करने का जो इनको गलत तरीके से लाइसेंस लेता है और उनको मिल जाता है। तो इसके ऊपर बहुत सरकार को सख्त होना जरूरी है। सही मायने में अगर हर एक व्यक्ति की सेहत का चिंता सरकार करे तो पहला प्लास्टिक देश से दूर करना जरूरी है। प्लास्टिक की थैली में दूध आता है, प्लास्टिक के थैली में दही आता है, प्लास्टिक के थैली में घी आता है, जो हर एक व्यक्ति की, हर एक घर की जरूरी चीज वस्तु है। तो वो सालों साल तक कभी कभी प्लास्टिक में रह जाता है, बरसों तक। आज का पैकिंग 1 साल 2 साल तक प्लास्टिक में ही रहता है, धूप में होता है, ये ठंडी में होती है, और उसके वजह से जो हानि उस पदार्थ में आता है, और वो पदार्थ खाने के लिए, पीने के लिए जब लेते हैं, जितना शरीर के साथ चेहरा होता है, उससे ज्यादा चेहरा तो शायद भेड़सेर खाना खाने से भी नहीं होगा, जितना प्लास्टिक भले वस्तु उसमें रखने के बाद खाना से होता है। જી સુચિત્રાજી, ખરેખર સાચી વાત છે. જ્યારે પ્લાસ્ટિક ને આપણે દાટીએ છીએ ત્યારે પણ જે પ્લાસ્ટિક છે તે પણ કોઈ પણ પ્રકારનું તે મિશ્રણ થતું નથી, અને જે પ્લાસ્ટિક એ આપણા શરીરમાં જો જશે તો સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થવું એ ચોક્કસ રહેશે. ત્યારે હાલ બજારમાં જે ભેળસેળ વસ્તુની જે આપણે વાત ચાલી રહી હતી, ભેળસેળ જે વસ્તુઓ છે તે પણ મોટા પ્રમાણમાં મળી રહી છે, અને અખાદ્ય જે વસ્તુઓ છે તે પણ મોટા પ્રમાણમાં જથ્થો ઝડપાતો હોય છે. તો શું કહેશો તેના વિશે?
मेरे पास एक रिपोर्ट है, रिसेंट रिपोर्ट है। एक तो 10 साल का रिपोर्ट है और दूसरा मेरे पास 1.5 साल का रिपोर्ट है। 1.5 साल में मेरे पास जो रिपोर्ट आया है सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड का मेरे पास रिपोर्ट है। इसमें सब स्टैंडर्ड जो है वो है 53 प्रोडक्ट के ऊपर आया 1.5 साल में, और मिस ब्रांडेड जो आया वो 63 प्रोडक्ट के ऊपर आया है। सब स्टैंडर्ड में अब देखो कि पनीर अभी सब फैट कम करने के लिए लो फैट वाला पनीर सब खाने के लिए आगे आया है कि लो फैट वाला पनीर प्योर होता है, अच्छा होता है, उसमें फैट कम होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन मेरे पास रिपोर्ट है जो लो फैट वाला पनीर भी सब स्टैंडर्ड निकला है, खाने लायक नहीं होता है। तो आप क्या खाएंगे? पनीर भी सब स्टैंडर्ड है, ऑयल कुकिंग ऑयल सब स्टैंडर्ड है, पामोलिन ऑयल सब स्टैंडर्ड है, घी सब स्टैंडर्ड है, बटर सब स्टैंडर्ड है। अब बाहर खाने जाते हैं तो बाहर जब आप सैंडविच खाते हैं तो सैंडविच में आपको बटर बहुत अच्छे से मल मल के देते हैं। लेकिन हम जब कोई घर पे बटर खाते हैं तो हम थोड़ा सा भी बटर नहीं, नहीं इतना बटर नहीं, इतना बटर नहीं। घर में अगर मम्मी प्योर बटर घर पे बनाएगा तो भी वो बटर कोई खाने के लिए इच्छा नहीं होगा, लेकिन बाहर जब जाएगा तो ब्रेड के ऊपर सैंडविच के ऊपर बटर बहुत अच्छे से उसको दबा दबा के भर के देते हैं। लेकिन एक्चुअली वो बटर भेड़सेर वाला बटर होता है और जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, फेफड़े का प्रॉब्लम, सब कुछ इसी से सब आ रहा है। ये सब भेड़ वाला जो खाना हम खा रहे हैं, जो अशुद्ध खाना खा रहे, इसी से हमारे शरीर का जो सिस्टम है सब कुछ बिगड़ रहा है। तो जी शुद्ध खाने के ऊपर आग्रह ज्यादा होना चाहिए। बाहर जो कंपनियों का, बहुत बड़े बड़े कंपनियों का लेबल लगाया हुआ खाना है वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर कितना शुद्ध है वो चकासनी नहीं हो रहा है। वो चकासनी करके खाना बहुत जरूरी है। જી હાલમાં જ આપણે વાત કરીએ તો હાલમાં જ ઘણા એવા ભેળસેળ વાળા જે ખાદ્ય પદાર્થો છે તે ઝડપાયા છે ને ભેળસેળયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થો જે ઝડપાયા છે જેમાં વેચાણ કરતા કે ઉત્પાદકો સાથે જે કેવા પ્રકારની કાર્યવાહી થવી જોઈએ જ્યારે આ ભેળસેળયુક્ત ખાદ્ય પદાર્થો પકડાય છે ત્યારે? देखो भेड़ से खाना जब पकड़ता है तो फूड डिपार्टमेंट के पास बहुत स्ट्रिक्टली प्रोसेस है, कार्रवाई करने का उनके पास मापदंड वगैरह बहुत है, लेकिन फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लेते नहीं है। व्यापारी जो गुनहगार व्यापारी होते हैं उनको मामूली सी दंड करके उनको छोड़ देते हैं। अभी फिलहाल कुछ न्यूज में आ रहा है कि ये होटल को सील बंद किया, वो होटल को सील बंद किया। तो अभी रिसेंटली एक दो मैटर में उन्होंने लिया है ऐसा एक्शन, लेकिन एक दो मैटर में नहीं, ऐसा हर एक गुनहगार के सामने स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जब भी कोई किसी की सेहत को लेकर खिलवाड़ करता है तो उसके ऊपर बहुत कड़क एक्शन लेना जरूरी है। फूड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से अगर कोई प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड आता है या मिस ब्रांडेड आता है तो उसको प्रोसिक्यूशन केस बनता है, जो कलेक्टर के ऑफिस में उसको दाखिल किया जाता है और वहां पे चलाया जाता है। प्रोसिक्यूशन केस में क्या होता है कि मिस ब्रांडेड के अगर मैटर प्रोडक्ट होता है तो उसके ऊपर आपको 3 लाख दंड होता है। सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है तो सब स्टैंडर्ड के ऊपर 5 लाख का दंड होता है। लेकिन ऐसा कितने व्यापारियों के पास वसूल किया गया है, ऐसा कड़क कार्रवाई किया गया है, उसका कोई लिस्ट फूड डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं। वो बोलते हैं हम केस दाखिल कर दिया, लेकिन वहां पे केस चलाया नहीं चलाया वो हमें पता नहीं है। तो ये क्या है कि व्यापारियों को एक तरह से बचाने का, उनको गुना करने का और मौका देने का, उनको सुधारने का नाम पे उनको फिर से वही कामगिरी रिपीट कर सके ऐसा मौका खुद अधिकारी लोग उनको रास्ता दिखा देते हैं। उनके ऊपर कड़क कार्रवाई ना करके लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का जो पाप ये लोग करते हैं, इनको पाप का भागीदार खुद डिपार्टमेंट होते हैं।
જી ખરેખર સાચી વસ્તુ છે. આપણને ખબર જ નથી હોતી કે તે કાર્યવાહી થાય છે કે નહીં. જેટલી કાર્યવાહી થાય છે તે સમક્ષ આવે છે, પરંતુ કેટલા લોકો સાથે અથવા કેટલા વેપારીઓ સાથે આ કાર્યવાહી નથી થતી તેના આંકડાઓ આપણી સુધી પહોંચતા નથી. ત્યારે ફૂડ સ્ટોરેજ જે છે તેમાં પણ મોટા પ્રમાણમાં જે ખાદ્ય વસ્તુઓ હોય છે તેનો બગાડ થતો હોય છે. ફૂડ સ્ટોરેજમાં સ્ટોરેજ કરેલું ફૂડ જે હોય છે તે વેચાણ ન થવાને કારણે અથવા તો તેના ઉપયોગ ન થવાને કારણે ત્યાં પડ્યું રહેતું હોય છે. તો આ જે બગાડ છે તેને અટકાવવા માટે કેવા પ્રયાસો કરવા જોઈએ? देखो, हर एक फ्रूट का हर एक उसका जो उसको स्टोरेज करने का हर एक तापमाप होता है. अब જી बटाका हो, सब्जी हो, उसको कोल्ड रूम में रखा जाता है. तो गेहूं, चावल, ये सबको रखने के लिए उनका एक अलग तापमात्रा के हिसाब से रूम होना होता है. तो ये जो फैसिलिटी है ये किसान को, सरकार को देना चाहिए कि वो अपनी सब सामग्री को स्टॉक कर सके एक अच्छे तापमान में और एक अच्छे जगह पे उसको संग्रह कर सके. लेकिन जो आज के समय पे गेहूं ओपनली पड़ा रहता है, चोरी हो जाता है, कभी कभी बरसात में भीग जाता है, खराब हो जाता है. लाखों टन कभी ऐसा होता है कि बरसात में पानी के साथ बह जाता है. तो इसको संग्रह करने का जो जगह है, उसका रूम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है. जो सब्जियां है, सब्जी को कोल्ड रूम में रखने का फैसिलिटी बनाना चाहिए. तो ये जो फैसिलिटी बढ़ेगा तो किसान के लिए सब्जी को संग्रह करना आसान रहेगा और सब्जी वगैरह खराब कम होगा. तो इनका जो खराब ना और सब लोगों तक सही सब्जी, सही चावल, सही गेहूं पहुंचेगा. જી હાલ આ ફૂડ સેફટી લઈને જ્યારે વાતો કરી રહ્યા છીએ ત્યારે એ જાણવું ખૂબ જ જરૂરી થઈ પડે કે સરકાર દ્વારા ફૂડ સેફટી માટે કેવા પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે? सरकार द्वारा फूड सेफ्टी को बहुत सारा फैसिलिटी दिया गया है, लेकिन उसका पालन होता नहीं है. सरकार द्वारा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को एक मोबाइल वैन यूज किया गया है. मोबाइल वैन यूज किया गया है कि तत्काल उस चीज का चकासनी हो सके और उसका रिपोर्ट निकल सके. लेकिन फूड डिपार्टमेंट उसका मोबाइल वैन का यूज ना के बराबर करता है. वो उनका जानकारी लोगों तक पहुंचाता ही नहीं कि मोबाइल वैन को कैसे यूज कर सकते हैं. आम जनता किस समय पे किस कारण में आके मोबाइल वैन का आग्रह कर सकता है. कैसा सिचुएशन आए जिस सिचुएशन में मोबाइल वैन का यूज जरूरी होता है और वो कांटेक्ट कर सके. तो ऐसा जो जानकारी है लोगों तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है. वो जानकारी देते ही नहीं कि भाई आपको इस समय अगर मोबाइल वैन की जरूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट करो, कि ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको मोबाइल वैन की जरूरत है. जैसे ऑयल चेकिंग के लिए इमीडिएटली मोबाइल वैन में वो सुविधा है कि आपको ऑयल में आपको इमीडिएटली उसका चेकिंग होके उसका रिजल्ट आ सके. दूध में है हर एक तरल पदार्थ का जो चेकिंग होता है वो तरल आपका मोबाइल वैन में उसका सुविधा है कि इमीडिएटली उसका रिजल्ट निकल सके तुरंत एट ए टाइम. लेकिन उसका होता नहीं है. लेकिन फूड डिपार्टमेंट वाले क्या करते, सब उनका रिपोर्ट लेते हैं, सैंपल लेते हैं, लेने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट को देते हैं और उसके बाद 15 दिन 1 महीने के बाद उसका रिपोर्ट आता है. तब तक तो वो चीज बिक भी जाता है, खाना पीना भी हो जाता है, इंसान के शरीर में प्रोग्रेस भी हो जाता है और उसका जो असर होना होता है वो भी हो जाता है. तो जो सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार सुविधा देता नहीं है या उनका कोई कानून किया नहीं है या उनका कोई मापदंड उन्होंने रखा नहीं है. हर है लेकिन उसका उपयोग करने वाले लोग सही ढंग से करते नहीं है, जिसके वजह से इसका दुरुपयोग हो रहा है और लोगों को सुविधा मिल नहीं रहा है.
જી સાચી વાત છે. જ્યારે ભેળસેળ યુક્ત ખોરાક કે અખાદ્ય પદાર્થ મળે છે અને જ્યારે એ સેમ્પલ પહોંચાડવામાં આવે છે અને સેમ્પલ જ્યારે તેનો રિપોર્ટ આવી જાય છે ત્યાં સુધીમાં તો એ વસ્તુ જે છે તે લોકોના શરીરમાં અ, ગઈ ચૂકી હોય છે અને તે જે નુકસાન છે તે ઓલરેડી થઈ ચૂક્યું હોય છે, જેથી આ જે રિપોર્ટ છે તેનો પણ કોઈ ફાયદો રહેતો નથી. ત્યારે વાત કરીએ ફૂડ સેફ્ટી સિસ્ટમ વિશે, તો ફૂડ સેફ્ટી સિસ્ટમ જે FSS છે તે શું છે? फूड सेफ्टी सिस्टम है, फूड सेफ्टी खुद एक सिस्टम है, वो खुद एक ऑथोराइज है। वो क्या होता है कि आपको कोई भी अगर पैकेजिंग आप खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप कंपनी चला रहे हैं, तो उसमें FFS का लाइसेंस लेना होता है। तो उन अगर FFS अगर आपका लाइसेंस क्लियर करता है तो ऐसा माना जाता है कि ये खाना शुद्ध है, ये पानी शुद्ध है। तो FFS इसका निर्धारित करता है कि इनको ये इनका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को चकासनी करने के बाद कि इनको लाइसेंस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो FSS खुद एक सिस्टम है। જી આ જે સિસ્ટમમાં જે સર્ટિફિકેટ હોય છે તેના માપદંડો શું હોય છે? તે સર્ટિફિકેટ કયા માપદંડોને આધારે આપવામાં આવતું હોય છે? ये तो FFS का जो रूल्स रेगुलेशन है, उनका जो नियम धारा है, उनको FFS का लाइसेंस लेने के लिए व्यापारियों को क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस को पालन करना पड़ेगा, है ना। उनका पैकेजिंग जो डिटेल्स होता है वो सब क्लियर करना पड़ता है। खाने का गुणवत्ता को क्लियर की उनमें दर्शाना होता है, बिफोर एक्सपायरी डेट दर्शाना होता है। जो गुणवत्ता अलग नहीं होना चाहिए और दर्शाना अलग नहीं होना चाहिए। तो ये सब को देखते हुए और हर एक प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता होता है उसका चकासनी करने के बाद ही FSL का उनका सर्टिफिकेट आता है और उनको परमिशन मिलता है कि हाँ ये उनका बिजनेस करने लायक है या ये आगे बिजनेस कर सकते हैं। જી આ સર્ટિફિકેટના ફાયદાઓ શું રહેલા છે? फायदा यही होता है कि FSS का अगर मार्क आता है, आप कोई भी पैकेजिंग सामान लेते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक मार्क होता है FSS। तो FFS मतलब इंसान को पता चलता है कि ये शुद्ध है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कोई अशुद्धता नहीं होगा। तो ये FFS जो है एक शुद्धता की गारंटी देता है। जैसे ISS का एक गारंटेड होता है कि ये ISI मार्क है तो ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो FFS भी खाद्य पदार्थों का एक सिंबल है और ये है सिस्टम है जो इसको गुणवत्ता का गारंटी देते हैं। જી સરકાર દ્વારા જે આ ભેળસેળ યુક્ત અથવા અખાદ્ય વસ્તુ જે લેવામાં આવે છે અથવા તેના તપાસ કરવામાં આવે છે, તો આખી જે સિસ્ટમ છે તેમાં સુધારો કઈ રીતે લાવી શકાય કે જેથી કરીને આ જે ખોરાક છે તેને સહી સલામત ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડી શકાય? સરકારે આના માટે કેવા પગલાઓ લેવા જોઈએ? पहला तो पगला जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर होना चाहिए कार्रवाई कड़क। पहले तो भ्रष्ट आपको अधिकारियां नहीं होना चाहिए जो व्यापारियों को बचाता है। और दूसरा जो काफी सारा रूल्स है जो व्यापारियों के सेफ्टी के लिए रखा गया है, उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। जो ग्राहक हित में आना चाहिए ऐसा आपको सिस्टमली कानून लाना चाहिए और स्ट्रिक्ट कानून की बहुत जरूरत है जो व्यापारी डरे। अभी व्यापारियों को क्या हो गया है कि अगर आया फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, अरे उसको तो बाजू में ले जाके थोड़ा कुछ करके कर लेंगे सेटिंग, ऐसा मानसिकता हो गया है क्योंकि उनको पता है कुछ नहीं होने वाला है। ગ્રાહકો જે છે क्योंकि फूड सेफ्टी और हेल्थ डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट देता है खाना शुद्ध है कि नहीं है, सब स्टैंडर्ड है, मिसब्रांडेड है या सब स्टैंडर्ड मिसब्रांडेड दोनों है, तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट और फूड डिपार्टमेंट दोनों मिली भगत से रिपोर्ट निकलता है। तो इनका कड़क से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो सही सही होना चाहिए, गलत गलत होना चाहिए, वो नहीं होता है। और ऐसा भ्रष्ट अधिकारियां जब तक बैठे हैं तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर एक्शन की बहुत जरूरत है।
જી સુચિત્રાજી, આજના વિશ્વ ફૂડ સેફટી દિવસ નિમિત્તે આપ લોકોને શું સલાહ આપશો? આજના દિવસે શું સંદેશો આપશો જેથી કરીને તેઓ તેમના સ્વાસ્થ્યને જાળવી શકે અને સતર્કતા રાખી શકે તેમના ફૂડ વિશે, અને તે સિવાય તેઓ છેતરાય નહીં તે માટે આપ શું સંદેશો આપશો? हर एक ग्राहक जब कोई खाना लेता है, पैकेजिंग उसमें एक्सपायरी डेट पहले देखे, उसका लेबलिंग वगैरह जो होता है वो एक बार चौकसनी करके ले। और जब भी कोई खाना जहां तक हो सके बाहर का खाना अवॉइड करे, और कहीं पे भी लगे कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो उसके सामने कंप्लेन करे, और खुद घर का बनाया हुआ खाना ज्यादा से ज्यादा ले, और खुद सेहतमंद रहे, अच्छा रहे। विश्व जो फूड सेफ्टी दिवस है, आज हम एक दिन के नाम से पालन ना करें, हमारे लिए हर एक व्यक्ति के लिए हर एक दिन विश्व अपना फूड सेफ्टी दिवस बने, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा कोई दिन आए जिसमें कोई एक दिन को पालन ना करना पड़े। हर एक दिन ही फूड सेफ्टी दिवस होना चाहिए। ऐसा सब जी अगर जागरूक होगा, वो अपना खुद की सेहत के लिए अगर जागरूक रहेगा तो धीमे धीमे ये पॉसिबल जरूर हो जाएगा। જી સુચિત્રાજી, આપને ખૂબ જ સરસ માહિતી આપી ફૂડ સેફટી દિવસને લઈને અમારા ગ્રાહકોને અથવા અમારા દર્શકોને અને લોકોને, તે બદલ આપનો આભાર અને બુલેટિન ઇન્ડિયા આપનો આભાર માને છે અમારી સાથે જોડાવા બદલ. હાલ ત્યારે જ્યારે વિશ્વ ખાદ્ય સુરક્ષા દિવસ છે અને તેને લઈને આપણે ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી અને જે સરકારની જે પૂરી સિસ્ટમ છે તેને લઈને પણ વાતો કરી, તે બદલ આપણે જે સુચિત્રાજી જોડાયા હતા તેઓ ઘણી જ ખૂબ સરસ માહિતી આપી આજના દિવસને લઈને. ત્યારે આવા જ વિષયો સાથે અને અલગ અલગ વિષયો સાથે આપણે મળતા રહીશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો બુલેટિન ઇન્ડિયા, ભરોસો ગુજરાતનો.